रुक जाओ, दोबारा बता देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम यार छूट गया यहाँ पे, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। क्या बेटा न्यूटन सेकंड लॉ? फिर से देखो, न्यूटन सेकंड लॉ का एक्चुअल फॉर्म है नेट एक्सटर्नल फोर्स। देखो समेशन साइन लगा दिए ना, समेशन साइन लगा दिए, मतलब क्या बात आ गई यहाँ पे? नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात आ गई। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर? आइदर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये कौन सी वैल्यू हो गई बेटा? ये हो गई एवरेज वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे लिख सकते हो आप? इट इज गिवन बाय dp अपॉन dt, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ये एवरेज वैल्यू। तो किसी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या हो गई न्यूटन सेकंड लॉ की? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी is directly proportional to rate of change of momentum, rate of change of momentum of body, rate of change of momentum of body। किसी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है? बॉडी के मोमेंटम में चेंज के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड बॉडी का मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कब कब चेंज हो सकता है? या तो मास बदले, या वेलोसिटी बदले, या दोनों बदले। वेलोसिटी कब बदलेगी? या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले। तो मोमेंटम में चेंज कैसे होगा? मोमेंटम में चेंज मास बदले, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले, है ना। समझ गए ना। सो इसमें जो चेंज आएगा, सो देयरफॉर P में चेंज कैसे कैसे हो सकता है? P में चेंज कैसे आएगा? मास बदले, है ना, मास बदले। या फिर अगर वेलोसिटी बदल रही है तो वेलोसिटी में दोनों पार्ट आते हैं, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना। या फिर कोई भी दो चीजें साथ में बदल सकती हैं, तीनों साथ में हो सकती हैं। तो अगर तीनों साथ में बदल रहे हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल वाला करने वाले हैं, है ना, कि मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, मास भी बदल रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर ये। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल वाला करने वाले हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इट इज डेल्टा ऑफ mv डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। समझ गए ना। डेल्टा एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर डेल्टा ऑफ mv अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? हेलो, अरे कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है ना। नोट करके हो गया था ना ये? आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा और आगे का एक्सप्लेनेशन नोट करके हो गया था? सर जो चार्ट है वो लिखने दो सर। ठीक है, फटाफट लिखो। पेज नंबर 2 ही है। ये ऑलरेडी करवा दिया था मैंने, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी इसलिए दोबारा बताया था ना। हो गया क्या? हो गया क्या बेटा लिख कर? यस सर। यस सर। देखो अभी, हाँ, अब हम लोग ना, जो तुम लोग मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हो वो क्यों लिखा जाता है? मास इनटू एक्सीलरेशन पेज नंबर 3 पे आते हैं। तो एक्चुअल फॉर्म समझ गए ना इसका? पेज नंबर 3 मास इनटू एक्सीलरेशन कब आता है? बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, देखो यहाँ पे। नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब आगे नहीं भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है। समेशन का साइन नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। समेशन का साइन मतलब समझ गए क्यों लिखते हैं अपन?
क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकते हैं, है ना। तो भाई जितने फोर्स लग रहे हैं सबका कौन सा सम करना हमको, ऑल द फोर्सेस एट वेक्टर सम ऑफ, इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बेटा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये टर्म है यहाँ पे, है ना। दूसरा पॉइंट आ रहा है सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सो इट इज डेल्टा ऑफ एम भी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे ना तीन केस अराइज हो सकते हैं, तीन केस अराइज हो सकते हैं। एक, मास अगर कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट है तो क्या केस बनेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, मास बाहर जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बचेगा, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास अगर कांस्टेंट है तो बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज ए हियर, ए इज एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक्सीलरेशन है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज द स्पेशल केस, ये स्पेशल केस होता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो फिर ये बनेगा। और अगर मान लो सेकंड पार्ट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह में होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसा लिखा जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी को बाहर निकाल दोगे आप एंड डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी लिख दोगे फिर, ठीक है। या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी गिवन बाय v इंटू dm अपॉन dt, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ये एवरेज वैल्यू, तो ऐसा भी लिखा जाता है। और मास और वेलोसिटी अगर दोनों वेरिएबल हैं तो फिर कैसा लिखा जाएगा, इफ m एंड v बोथ आर वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल हो गए तो कहानी थोड़ी अजीब हो जाएगी। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन का। मैं यहाँ पे फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू डी ऑफ एम वी वेक्टर अपॉन डी टी लिखूंगा मैं इसको। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर दोनों बदल रहे हैं प्रोडक्ट रूल, बट ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूज होता है क्योंकि हम लोग अभी सिंपल वाला पढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में वेरिएबल मास प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल मास प्रॉब्लम नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में क्या है बेटा पढ़ने का, कांस्टेंट मास वाला हमारी स्टडी में, क्योंकि वेरिएबल मास में फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। वेरिएबल मास के क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन बहुत लिमिटेड, है ना, समझ गए ना, सिलेबस में नहीं वेरिएबल मास प्रॉब्लम। क्लियर हो गया, अरे बोलो भाई जल्दी से। मतलब सर 95% हम F इज इक्वल्स टू M यूज करेंगे और 5% सिर्फ ये वाला एक्चुअल वाला यूज करेंगे। उसमें भी सिर्फ रॉकेट प्रोपल्शन और एक आध दो जगह बस है वेरिएबल मास प्रॉब्लम। तो अपने को अधिकतर स्टडी किसकी करनी है, कांस्टेंट मास वाले प्रॉब्लम की स्टडी करनी है, मास इनटू एक्सीलरेशन जिसमें लगता है, ठीक है, समझ गया। हेलो, अरे समझ गया कि नहीं, हाँ ओके, चलो लिख लो इसको फटाफट लिख लो। तो एक्चुअल फॉर्म क्या न्यूटन सेकंड लॉ का, ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है, है ना, ये तो स्पेशल केस बन गया मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं हम लोग, लेकिन कब बोलेंगे, जब मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। व्हाट इट, समझ गया। हेलो, बोलो जल्दी से। यस अरे सर। समझ गए, ठीक, फटाफट लिख लो। सर आप रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जाम हम बता रहे क्या, क्या बेटा, रॉकेट क्या नाम था सर, याद नहीं आ रहा नाम उसका अभी। काय के लिए, और रॉकेट वाला एग्जांपल हम बता रहे क्या।
हाँ रॉकेट वाला एग्जांपल बताऊंगा ना, मतलब जिसमें मास बदलता वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेते तो वहां पे फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते। रॉकेट वाला एग्जांपल हो गया। आप पानी मतलब ये जो होते हैं ना अपना पानी निकलने वाली ट्यूब से, है ना, वाटर कैनन, वाटर कैनन समझ गए? हेलो, हो गया क्या लिखकर? सर हाँ बोलो। सर किसी ऑब्जेक्ट की मास अगर स्पीड ऑफ लाइट की जितनी हो गई तो उसके मास का इंक्रीज होगा क्या? इंक्रीज होता है यहाँ पे। हाँ एक और चीज बता दूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगी कहानी। अलग थ्योरी लगती है, वो रिलेटिविटी में पहुंच जाते हैं हम लोग, है ना। समझ गए? ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या नहीं होनी चाहिए, लाइट की स्पीड के बराबर पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये पिक्चर ही खत्म हो जाएगी, रिलेटिविटी लग जाएगी फिर। समझ गए? हेलो, रिलेटिविटी लग जाएगी फिर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जिसके बारे में अभी अपने को पता ही नहीं है अभी। तो ये जो लॉ हम लोग लगा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन के लिए लगा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से आने लगेगा तो ये लॉ लगेंगे ही नहीं वहां पे फिर अपने। ठीक है, समझ गया बेटा? उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इन लॉ पे। और ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता, मतलब फिजिक्स में हायर स्टडीज में ये सब आ चुका है। अभी 12 तक की स्टडी में ये नहीं है, हायर स्टडीज में आ चुका है, मतलब जो फिजिशियंस हैं उनने निकाल चुके हैं सब कहानी आगे की। ठीक है, हमको जरूरत नहीं है पढ़ने की अभी। सर प्लीज साइड। ओके, डन सर। ओके। हो गया बेटा लिखा? Yes, sir. Now this is page number 3. 3 आएगा, 4 आएगा? देखो इस पे। ओके, फिर से नोट में ध्यान देना। if mass is constant then sum of all external force is equals to mass into acceleration vector हम लोग लिख रहे हैं, है ना। तो इसको ना आप अलग अलग डायरेक्शन के लिए लिख सकते हो, मतलब कि या तो आप पूरा लिख लो या आप इसको एक्स एक्सिस के लिए अलग कैलकुलेशन कर लो, मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ले लो, sum of all forces along y axis mass into acceleration along y axis, sum of all forces along z axis mass into acceleration along z axis। तो ये जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज सम ऑफ एक्स आई कैप प्लस सम ऑफ एफ वाई कैप जे कैप प्लस सम ऑफ एफ जेड के कैप। तीनों का वेक्टर सम बन जाएगा, अलग अलग भी कर सकते हो। सिमिलरली एक्सीलरेशन वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के फॉर्म में भी ले सकते हो। और मैग्नीट्यूड अगर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर चाहिए, तीसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, तो इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखा जाएगा। समझ गए बेटा? तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते टाइम आप ऐसा भी कर सकते हो, भाई एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लगा लो, वाई के लिए अलग लगा लो, जेड के लिए अलग लगा लो, और किसको एक्स एक्सिस मानना है, किसको वाई एक्सिस मानना है, किसको जेड एक्सिस मानना है, ये आपकी चॉइस होती है। तो अगर मास कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट के तो आप कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, समझ गया बाबा?
अरे समझ गए, बोलो जल्दी। यस सर। ओके फटाफट लिख लो, जल्दी से लिखो ना। सर आपने थर्ड में इक्वल टू लिखे कि ग्रेटर देन लिखे? अरे इक्वल टू लिखा हूं बेटा, मैग्नीट्यूड अगर लोगे इसका तो इक्वल टू आएगा ना, इक्वल टू आएगा ना। ठीक है समझ गए अभी? हाँ सर, डन सर। हाँ सर। ओके हो गया क्या? हाँ सर। सर वेट। हाँ ठीक है, मैं इधर का मिटा देता हूँ, नीचे का देखते हैं। पेज नंबर 5, छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सीधे सीधे। क्वेश्चन ये है कि इफ force is equals to 2I cap minus 3J cap plus 5K cap Newton and mass of object is 2 kg, then find magnitude of acceleration, magnitude of acceleration। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन निकालना है। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन? यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कैसे निकाल दोगे? यहाँ पे 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन मास 2 kg। कैसे जाएगा सॉल्यूशन? यहाँ पे सिंस फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन लोग? मास इनटू एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 2 kg। व्हाट इज द आंसर? I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप न्यूटन पर kg is equivalent to मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन वेक्टर। और एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ले लोगे तो 1 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा? 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? समझ लो बाबा, अरे समझ ला कि नहीं? हेलो Yes, sir. Sir, repeat once again. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फोर्स की वेक्टर इक्वेशन दी है, किसी ऑब्जेक्ट पे ये इतना फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मास इतना है। क्या निकालना हमको? एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है समझ गए? हेलो Yes, sir. तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकल गया, बस सीधा सीधा, है ना? ठीक है फटाफट करो, थोड़े से क्वेश्चन देख रहे हो, फटाफट लिखते चलो। हो गया लिखकर बेटा? हेलो Sir, 2 यस minutes. सर।
हो गया क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो अभी ना, अब अगला क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ले रहा हूँ बेटा मैं, ये एक पार्टिकल है मान लो, ये सपोज एक्स एक्सिस ले लिया मैंने और उधर पे क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। यहाँ पे एक पार्टिकल लिया मैंने, इसका मास है सपोज, इस पार्टिकल का मास हो गया 2 kg। एक फोर्स इधर लग रहा है F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एंगल 37 डिग्री। एक फोर्स इधर लग रहा है 53 डिग्री एंगल पे, इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एक फोर्स पीछे लग रहा है F3 इज इक्वल टू सपोज इट इज ऑफ 4 न्यूटन। ठीक है, फाइंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना बेटा पार्टिकल का। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्वेश्चन समझ गए? पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकालना है, सीधा सीधा। ये पार्टिकल है, इसमें 3 फोर्स ऐसे लग रहे हैं, पार्टिकल का मास 2 kg है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको ना रिजॉल्व कर दो आप लोग। सबसे पहले तो रिजॉल्व करोगे तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, F1 cos 37, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, F1 sin 37। 7. वैसे ही ये इसको रिजॉल्व कर दोगे आप, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे F2 cos F2 cos 53 53. cos 6 और 8. कंपोनेंट F2 sin 53 बराबर है। तो चलो यहीं पे ना हम लोग कैलकुलेशन यहीं पे कर देते हैं इसके। F2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10, cos 53 कितना होता है बेटा, 3/5, 5 टू जा 10, ये हो जाएगा 6 न्यूटन। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 4/5, ये हो गया यहाँ पे 8 न्यूटन। ऐसे ही इसको रिजॉल्व कर दोगे, मतलब ये वैल्यू, तो 20 sin 37 होता है 3/5, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 12। 12. जैसे वैल्यू 20 इंटू 4/5, तो सॉल्व करने पे कितना हो गया, 16। 16. समझ गए? तो व्हाट इज समेशन एफ एक्स, देयरफॉर समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन के फोर्स। तो एक्स डायरेक्शन के फोर्स कितने हो गए, 16 प्लस 6 माइनस 4, व्हाट इज द आंसर, 80 न्यूटन। समेशन एफ वाई कितना हो गया बेटा, समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई कितना हो गया, 12 माइनस minus 8. 4 Newton. न्यूटन, है ना। सो देयरफॉर टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे, टोटल फोर्स इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, वैल्यू पुट कर 18 आई कैप प्लस 4 जे कैप न्यूटन, ये आ गया टोटल फोर्स। सो देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास 18 आई कैप प्लस 4 j cap Newton divided by 2 kg, and answer will be 9 I cap plus 2 j cap meter per second square। अगर आपने वेक्टर फॉर्म पे निकाल लिया तो मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, डायरेक्शन भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाता है। समझ गए? इसलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, इसलिए बेटा वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि नहीं? इसलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वेक्टर फॉर्म पे पूरा कैलकुलेशन कर लिया और अगर आपको डेटा इस तरह का मिल गया तो हमारे लिए तो काम बहुत आसान हो जाता है ना। समझ गए बच्चों? अरे बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, फटाफट नोट करो जरा इसको भी, नोट कर लो जल्दी से।
हो गया लिखकर? Yes, sir. सर वेट। ठीक है, रुका हुआ चिंता मत करो। हो गया क्या? हेलो? नहीं सर नहीं हुआ। Yes, एक sir. मिनट। डन सर। हो गया ना? Now this is page number 7. ठीक है। नेक्स्ट है फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी भाई? अभी सेकंड लॉ से काम नहीं बना था क्या पूरा? सेकंड लॉ से हमको फोर्स की वैल्यू पता चल गई है ना। 1 मिनट एक क्वेश्चन और बता दूं यार। मैं पहले थर्ड लॉ के बाद बताऊंगा, और क्वेश्चन लेते हैं फिर उसके सेकंड लॉ के और क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन हमारे सेकंड लॉ वाले रहते हैं ना। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई अभी? इसकी जरूरत क्यों पड़ गई बता सकते हो क्या? हेलो? मेले पे बंदूक चलाए हो कभी? मेले पे गुब्बारे फोड़े बंदूक चला के? मेले पे गुब्बारे फोड़े? हाँ, कितने कितने फोड़ा गुब्बारे बंदूक चला के? मेले पे वो गुब्बारे लगा देते ना, वो चलाओ गोली पे, फोड़ो कितने फोड़ते? गन चलाए लेकिन। हाँ? Yes, sir. गन चलाए। गन सर चलाए? असली गन चलाए। क्या क्या? सर असली वाली राइफल चलाए हमने बोले। असली वाली राइफल चला रही है? अरे वाह यार, कहाँ चला लिया तुमने? एनसीसी कैंप। एनसीसी में। हाँ, एनसीसी में जिनका रहा होगा उनने चलाया होगा, एनसीसी कैडेट्स को सीखने को मिलता है। ठीक है, कभी चला के देखना, जैसे जिनने चलाया दे एक्सपीरियंस दिस फैक्ट, और जिनने नहीं चलाया तो मेले पे जाना कभी और फिर ये एक्सपीरियंस कर लेना एक बार लाइफ में। है ना, गन चलाने का। अच्छा, क्या ऑब्जर्व होता है बेटा जब गोली चलाते तो क्या होता है बताओ जरा, कुछ होता है ऑब्जर्वेशन? सर गोली फायर होने के बाद गन थोड़ी पीछे आ जाती है। हाँ, फायर करने के बाद जैसे हम गन को फायर करते हैं तो गन पीछे आती है और गोली आगे जाती है। तो गोली तो आगे जा रही है लेकिन गन पीछे क्यों आ रही? कौन उसको फोर्स लगा रहा है? नहीं आया दिमाग में? ठीक है, बुलेट आगे जा रही, गोली आगे जा रही और गन पीछे आ रही रिकॉइल होके, तो गन पे कौन फोर्स लगा रहा है? मतलब न्यूटन सेकंड लॉ में भी कुछ कमी रह गई।
उनने फोर्स का कैलकुलेशन तो बता दिया न्यूटन सेकंड लॉ में, लेकिन जैसे हमने गोली चलाया, गन को फायर किया, गन हमारे कंधे को पीछे लाएगी, बुलेट आगे जाएगी, तो गन पे कौन फोर्स लगा रहा है? या जब रॉकेट ऊपर उड़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो कैसे जा रहा है वहां पे? तो ऐसा तो दिख नहीं रहा हमको, बस जो गैसेस हैं वो नीचे आ रही हैं और रॉकेट ऊपर उड़ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बात समझ गया कि नहीं? कभी सोचा है कि नहीं? सेकंड लॉ से सिर्फ ये पता चला कि फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करना है किसी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन हु विल अप्लाई द फोर्स? तो हमने कुछ फोर्सेस तो पढ़ लिए भाई, जैसे mg हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब हो गया अपने, ठीक है। और मैंने ये डिस्कशन के पहले आप लोगों को बताया था कि फोर्सेस आर ऑलवेज कम्स इन पेयर, ठीक है। तो सेकंड लॉ से हमें पता चलता है फोर्स का कैलकुलेशन, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हो सेकंड लॉ से। लेकिन थोड़ी और कमी रह गई, और उस कमी को किसने दूर किया? न्यूटन थर्ड लॉ ने दूर किया। क्या दूर किया? फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर। फोर्सेस कैसे आते बेटा? हमेशा पेयर में आते हैं। फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर, ठीक है। फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर। देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन force, equal and opposite reaction force, or action and reaction pair have same nature, इनका नेचर सेम होता है, and they always act on two different objects, always act on two different objects. और एन ऑब्जेक्ट एक्शन और रिएक्शन पेयर कैंसिल नहीं करते। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्शन लग रहा तो उसका रिएक्शन फोर्स से वो कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्शन इज नॉट कैंसिल बाय देयर रिएक्शन। क्यों कैंसिल नहीं होगा? क्योंकि रिएक्शन और एक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो फोर्सेस हमेशा पेयर पे आते हैं, मतलब सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, फोर्सेस हमेशा पेयर पे आते हैं, ठीक है। फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर, सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है बेटा, ठीक है। फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, और एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हैव सेम नेचर एंड दे ऑलवेज सेम नेचर का मतलब अगर एक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा, अगर एक्शन नॉर्मल है तो रिएक्शन भी नॉर्मल होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। एग्जांपल के फॉर्म पे देख लो यहाँ पे, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे मान लो ये ग्राउंड अपन ने लिया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसा, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, है ना, ये बॉक्स ले लिया मैंने, मान लो ग्राउंड या फिर अर्थ, ठीक है। देख इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आएगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड। इसी का जो दूसरा पेयर रहेगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स। अब जैसे हम लोग वेट लिखते हैं, व्हाट इज वेट हियर? वेट mg का मतलब हो गया फोर्स ऑन बॉक्स बाय अर्थ, दिस इज फोर्स ऑन बॉक्स बाय अर्थ। तो बेटा इसका जो दूसरा पेयर आएगा, दिस इज फोर्स ऑन अर्थ बाय बॉक्स, दिस इज फोर्स ऑन अर्थ बाय बॉक्स। ये कहां पे लगेगा? ये आएगा अर्थ के सेंटर पे, ये आएगा अर्थ के सेंटर पे। तो वेट का रिएक्शन फोर्स ये किस पे लग रहा है? ये अर्थ पे लग रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट का रिएक्शन फोर्स अर्थ पे लग रहा है, बॉक्स पे लगने वाला नॉर्मल, बॉक्स पे ये नॉर्मल लग रहा है, किसने लगाया? ग्राउंड ने लगाया ऊपर की तरफ, तो ग्राउंड पे भी नॉर्मल लग रहा है, कौन लगा रहा? बॉक्स लगा रहा है।
तो इसका अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, जैसे अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन उसका रिएक्शन ये, या ये एक्शन उसका रिएक्शन ये, तो इनके नेचर सेम है, ये एक्शन तो ये रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा? हर फोर्स एक्शन और रिएक्शन फोर्स में आएगा ऑफ सेम नेचर, हर एक फोर्स एक्शन और रिएक्शन में आएगा बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन के पेयर पे आएगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वैसे मान लो ये बॉक्स को मैंने यहाँ पे लटका दिया भाई, अब इस बॉक्स पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो। एक तो आ गया वेट mg, दिस इज फोर्स ऑन बॉक्स बाय अर्थ, और अर्थ के सेंटर से ये फोर्स लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन अर्थ बाय, है ना? समझ गए कि नहीं? अच्छा, एक और टेंशन फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे, टेंशन फोर्स ऑन बॉक्स बाय स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे भी एक रिएक्शन फोर्स आएगा, स्ट्रिंग पे भी एक रिएक्शन फोर्स आएगा, एंड ये नीचे की तरफ आएगा, दिस इज टेंशन ऑन स्ट्रिंग बाय बॉक्स। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो टेंशन का रिएक्शन टेंशन रहेगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल रहेगा, वेट का रिएक्शन वेट रहेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल रहेगा। तो फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, ध्यान रखना। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो अब जो हमने एग्जांपल लिया था, मैंने गन को फायर किया, बुलेट पर गन ने आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो बुलेट भी क्या करती है, गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। समझ गए कि नहीं? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इसलिए गन रिकॉइल होती पीछे। समझ गए बेटा? और बुलेट आगे जाती है। अरे समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर, यस है ना? सर। अच्छा, रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है, रॉकेट ऊपर जाता है, तो रॉकेट पे फोर्स कौन लगा रहा है? जो बारूद जलती है, जो गैसेस नीचे निकलती है, वो गैसेस रॉकेट पे ऊपर फोर्स लगाती हैं, और रॉकेट गैसेस पे नीचे फोर्स लगाता है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। है ना? क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट? जैसे हम लोग कहीं से जंप लेते हैं ना, जंप करना होता तो क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड को दबाते हैं, और ग्राउंड हमारी बॉडी को आगे फेंकता है, और हम लोग ग्राउंड को पीछे धकेलते हैं, तभी जंपिंग हो पाती है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर, यस है ना? कोई डाउट इस पे? जंपिंग की कॉन्सेप्ट समझ गए? हम लोग ग्राउंड को धकेलते हैं और ग्राउंड हमको धकेलता है। तो हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर आता ही है। फोर्सेस सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, फोर्स हमेशा पेयर पे आते हैं। अच्छा, एक और बात, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप ऐसे आइसलैंड पे फंस गए जहां पे आइस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, आपके पास कोई लकड़ी नहीं है, कोई छड़ी नहीं है, आप लोग उस आइस से बाहर कैसे निकलोगे? एक एरिया है जहां पे पूरा आइस है, परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, आपको वहां से बाहर निकलना है, तो कैसे बाहर निकलोगे? हवा बवा भी कुछ नहीं चल रही है, कैसे निकलना बाहर वहां से? कोई लकड़ी नहीं है, कुछ है, हाँ? कैसे निकलोगे? क्या बेटा? देख, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो गए मान लो, और फूंक मारेंगे, तो हमारे मुंह से जो हवा निकलेगी वो सामने जाएगी, और हमारी बॉडी क्या होने लगेगी, पीछे जाने लगेगी। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? और किनारे पे मत जाओ, नहीं सर, किनारे नहीं समझा। अरे अपन बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे खड़े हो गए, जहाँ पे पूरी बर्फ ही बर्फ है, बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सरफेस है। अब आपको किनारे पे पहुंचना है, ना कोई लकड़ी है ना कुछ है, क्या करोगे? वहां पे फूंकोगे ऐसे, तो हमारे मुंह से जो हवा निकलेगी, हम हवा को आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और हवा हमारी बॉडी पे पीछे फोर्स लगाएगी, इस तरह से बाहर निकल जाओगे। समझ गए? सर ऊपर से हवा इतना फोर्स लगाएंगी? जितनी ताकत लगाना पड़ेगा ना भाई, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, तैरना किसके कारण है? उसी वाले। तैरने के लिए क्या करते हो तुम लोग? हाथ ऐसे चलाते हो तैरने के लिए? सर पानी को पीछे धक्का देते हैं। हाँ, पानी को हम लोग पीछे धकेलते हैं, तब पानी हमको आगे धकेलता है। समझ गए ना? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, हम लोग पानी को पीछे धकेलते हैं, और पानी हमारी बॉडी को क्या करता है, आगे धकेलता है। समझ गए? समझ गया भाई? है ना? क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? क्लियर हो गया है? डाउट है? बोलो जल्दी। सर आपको फूक वाला अभी तक के समझ में नहीं आया। कौन सा बेटा? फूंक मारने वाला?
हाँ सर। अरे भाई रॉकेट समझ लेना यार, रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में गैसेस बाहर निकलती है और रॉकेट ऊपर उठता है ना। तो हमारी बॉडी को रॉकेट मान ले और हम जो फूंक मार रहे हैं वो गैस हो गई, रॉकेट से निकलती है। समझ गया? सर बट इतने सी फूक इतनी यस बड़ी बॉडी सर। को कैसे धकेलेगी? सर वही वही वही। परफेक्ट स्मूथ सरफेस बोला हूं मैंने, परफेक्ट स्मूथ सरफेस पे थोड़ा सा भी फोर्स आएगा ना तो बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेट हो जाएगी। समझ गए? परफेक्ट स्मूथ सरफेस। सर तो फिर एरोप्लेन कैसे उड़ता है? एरोप्लेन में भी, एरोप्लेन में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देख, दो तरह के प्लेन होते हैं, एक जेट प्लेन होता है, एक हमारे नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं। उसमें विंग पंखे लगे होते हैं, पता है कि नहीं? पंखे घूमते हैं और वो एयर का प्रेशर क्रिएट करते हैं। और जो एरोप्लेन का जो शेप होता है उसमें बर्नौलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी लगता है और न्यूटन थर्ड लॉ की कॉन्सेप्ट भी लगती है उसमें। ठीक है? तो हवा में ऊपर उठने के लिए बर्नौलिस प्रिंसिपल आता है और आगे बढ़ने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ की कॉन्सेप्ट आती है। जो इंजन घूमते कि नहीं घूमते, उसमें वो पंखे रोटेट होते हैं। हाँ सर सही बात। ठीक है? समझिए, उसमें बर्नौलिस थ्योरम भी आएगा, बर्नौलिस प्रिंसिपल भी लगेगा ऊपर उठने के लिए और आगे जाने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ, लेकिन जो एरोप्लेन है वो स्पेस में नहीं उड़ सकते क्योंकि वहां हवा नहीं है। स्पेस में जेट प्लेन उड़ सकते, जेट प्लेन मतलब समझ गए, जो रॉकेट के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो। ठीक है? नहीं सर वो भी नहीं उड़ सकती। यस रॉकेट सर। के, क्यों? सर उसमें फिन्स लगा रहता है बैक साइड में हवा के थ्रू कंट्रोल करने के लिए। जेट इंजन उनका इधर उधर नहीं होता है, वो एक जगह पर स्टैटिकली फिक्स होता है। वो भले ही फ्यूल कंबशन पे रॉकेट सामान जेट। अरे भाई सुन, मैंने ये बोला कि जो जेट इंजन होते हैं अगर वो सॉलिड फ्यूल पे बेस्ड नहीं कि बस फ्यूल जल रहा है, उनका एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं, उड़ जाएगा यार स्पेस में जैसे रॉकेट जाते हैं। अलग अलग तरह के इंजन होते हैं ना, मैंने इसलिए एग्जांपल में डायरेक्ट बोल दिया है कि अगर जेट इंजन रॉकेट जैसा है तो वो स्पेस में भी उड़ जाएगा, है ना, जहाँ पे वैक्यूम है। लेकिन हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं या ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये कहाँ नहीं उड़ सकते, ये वैक्यूम में नहीं उड़ सकते। समझ गए? हेलीकॉप्टर वैक्यूम में नहीं उड़ सकता। समझिए क्या? क्यों नहीं उड़ सकता वैक्यूम में हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन? सर वहाँ हवा ही नहीं है और इन सब हाँ, हवा नहीं है, उड़ना बंद कर देते हैं। हवा नहीं है, सही है, इसलिए नहीं उड़ सकता। क्लियर हो गया अभी? हेलो, अरे समझ गए? ठीक है, नोट करो इसको, थर्ड लॉ को नोट करो जरा जल्दी जल्दी, फटाफट नोट कर लो बेटा थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ को ऑलरेडी शुरुआत, चैप्टर के शुरुआत में भी बताया था मैंने, है ना? सर वो फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर? फॉरेन ऑब्जेक्ट एक्शन इज नॉट cancel by their reaction, for an object action is not cancelled by their reaction। जैसे देख, ये बॉक्स पे ये जो एनबीजी है ये इससे कैंसिल नहीं होगा ना, क्योंकि ये ग्राउंड पे लग रहा है और ये बॉक्स पे लग रहा है। तो बॉक्स के फोर्सेस बॉक्स पे लगने वाले दूसरे फोर्सेस से ही कैंसिल होंगे। ये बॉक्स पे लगने वाला ये फोर्स है, ये अपने इसी बॉक्स पे लगने वाले दूसरे फोर्स से कैंसिल होगा। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, तो इसको ये फोर्स कैंसिल नहीं करेगा इसका रिएक्शन, क्योंकि ये दूसरी जगह पे लग रहा है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। हेलो, सर नेचर के बाद क्या लिखा है? क्या? नेचर 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 एंड एंड
हो गया क्या? नो सर। तीनों लॉ समझ में आ गए? तीनों लॉ समझ में आ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। नहीं आए? यस सर। ठीक। हो गया सर। हो गया क्या? यस सर। मिटा दो बेटा इसको अभी मैं। हेलो, मिटा दूं क्या? यस सर। यस सर। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ऐसा, यहाँ पे पेज नंबर 8। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया, ये एक रॉकेट है यहाँ पे, है ना? सपोज दिस इज एनी रॉकेट, और ये इसका नोजल है, और ये नोजल से जो गैसेस बाहर निकल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नोजल से यहाँ से गैसेस बाहर निकल रही हैं। वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग है, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग इज, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग इज 2 kg पर सेकेंड, ठीक है, 2 kg पर सेकेंड है। तो रॉकेट में कितना थ्रस्ट फोर्स लग रहा है? तो यहाँ पे रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, गैसेस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ऑन गैस बाय रॉकेट, है ना? ऑन गैस बाय रॉकेट, समझ गए कि नहीं? और ये किस पे लगेगा? रॉकेट पे कौन लगा रहा? गैस लगा रहा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं इसको, है ना? तो ये इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एम, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इंटू डी एम अपॉन डी टी। जिस रेट से ये गैसेस बाहर निकलेंगी उतनी स्पीड इसकी भी रहेगी रॉकेट की ऊपर की तरफ, इसके रिस्पेक्ट में, है ना? दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में गैस की स्पीड इतनी है, तो रॉकेट की स्पीड भी इतनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे इट इज 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड, और dm अपॉन dt कितना दिया हुआ? देखो यहाँ पे ये डेटा पढ़ के देखो, इट इज 2 kg पर सेकेंड। तो dm अपॉन dt मतलब दिया हुआ है 2 kg पर सेकेंड, एंड आंसर इज 2 into 10 to the power 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज 200 न्यूटन। कितने का थ्रस्ट फोर्स लग रहा है यहाँ पे? 200 न्यूटन का थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। समझ गए? अरे बोलो भाई, समझ हाँ गए? सर। हाँ बस फटाफट नोट कर लो। आज के लिए इतने पढ़ेंगे, बाकी अब कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है? हेलो, ओके सर। अच्छा आप लोग ग्रुप में ना मैसेज देखते रहना टाइम टेबल को लेके, एक दो दिन में, है ना? टाइम सर फिर टेबल ऑफलाइन हो रही है सर? उसीलिए बता रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में मैसेज देखते रहना कि कितनी शेड्यूलिंग उसमें आएगी तुम्हारे, है ना? ठीक है,
बट यही वीक में होने वाली है ना? सर क्या बोलो बेटा? हेलो, बोलो क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये डिले क्यों कर रहे हैं बोल रहे हैं क्या? डिले इसलिए कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी देख रहे हैं ना यार, कि बाकी लोग भी खोल ले, अपन भी खोल ले, ऐसा थोड़ी है। सर एग्जाम्पल लिखो तो समझा ना। अरे ये रॉकेट है मान ले, और ये रॉकेट ऊपर उड़ रहा है ना? तो जो गैसेस होती वो कैसी आती है? एग्जॉस्ट गैसेस कैसी निकल के आती है? नीचे की तरफ। मान लो गैस किस रेट से बाहर निकल रही है, यहाँ पे 10⁻² मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट के रिस्पेक्ट में गैसेस इतनी स्पीड से नीचे आ रही हैं, तो रॉकेट भी इतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। यहाँ पे जितनी स्पीड से गैस बाहर फेंकेगी उतनी स्पीड से रॉकेट भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में लिखा गया ये डेटा है। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे? और जो गैस यहाँ पे जल रही है, जो फ्यूल जल रहा है, वो किस रेट से जल रहा है? यहाँ पे 2 kg पर सेकंड के रेट से इसका फ्यूल जल रहा है। तो क्या बन जाएगा बेटा? F इज इक्वल टू V इंटू डीएम अपॉन dt। वैल्यू पुट कर दी अपन ने, है ना? डीएम अपॉन dt कितना है? 2 kg पर सेकंड है। समझ गया? हेलो, अच्छा देख HC का डॉट था। ठीक है, वही पूछ लेना सेंटर पे, मैं आऊंगा ना उधर पे। क्या सेंटर पे आऊंगा ना मुझे उधर। आज आज तो मंडे है ना सर? मानकापुर में आऊंगा। आज तो मैं मानकापुर में थोड़ी हूँ। तो मानकापुर में है क्या? है? सर मैं मानकापुर में नहीं हूँ, मैं इंदौरा में हूँ। हाँ, तो इंदौरा पे आऊंगा ना मैं, आज इंदौरा पे है ना। ठीक है, ठीक है, डाउट के लिए। ओके सर। ओके ओके, चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर लिख लो इसको। हो गया लिखकर? यस सर। हाँ, ओके बाय सर। ओके, बाय बाय। हाय सर। क्लास एंड क्यों नहीं हो रही है?